बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी को मर्दानी क्यों कहा? वीरता, साहस, हिम्मत, ताकत और युद्ध कौशल, कुछ लोग समझते हैं कि इन सभी गुणों पर मर्दों का कॉपीराइट है, लेकिन झांसी की रानी में ये सब गुण भरपूर मात्रा में मौजूद थे और इसीलिए सुभद्रा जी ने उन्हें मर्दानी कहा है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। भारत का युग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स में महिला लीडरशिप की। संसद हो या फिर राज्यों की विधानसभाएं, देश के लिए कानून बनाने वाली इन दोनों ही संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी, उनका प्रतिनिधित्व बेहद ही कम है। महिलाएं राजनीति में हाशिए पर नजर आती हैं। देश की आधी आबादी अपने सबसे बड़े हक से आखिर दूर क्यों है? ये वो सवाल हैं जो न सिर्फ देश की तरक्की और उसकी मजबूती से जुड़े हैं, बल्कि महिलाओं के साथ जो सदियों से नाइंसाफी होती आ रही है उसका भी आईना है। महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा हनुमान चालीसा को लेकर सुर्खियों में रही हैं। संसद से सड़क तक नवनीत राणा के राजनीतिक सफर में आक्रामक संघर्ष की खुशबू शामिल रही है। फिल्मों और मॉडलिंग की दुनिया में जलवा बिखेर चुकी नवनीत राणा की राजनीति में एंट्री उनके पति रवि राणा ने ही कराई थी, जो खुद अमरावती की वडनेरा सीट से विधायक हैं। एक जगह पे जब हम बैठे थे और बच्चों से चर्चा करनी शुरू की, तो एक स्टूडेंट ने उठ के ये कहा कि आज भी हम फीमेल्स को, वुमेन्स को क्यों डोमिनेशन किया जाता है। मैं भी एक इंडिपेंडेंट वुमेन हूँ जो महाराष्ट्र से जीत के आती हूँ, इंडिपेंडेंट खुद के मेहनत पे, और मेरे जैसी विमेन को भी डोमिनेट किया जाता है। डोमिनेट करने वाले यहाँ पर और इन्होंने मुझे 14 दिन जेल में डाला, इनके वजह से आई। उनको पूछिए क्यों डाला मेरी जेल में, पर उनके पास कोई उत्तर नहीं था। महिला नेतृत्व की मिसाल बनकर उभरी नवनीत राणा को राजनीति के मैदान में कई चुनौतियों से होकर गुजरना पड़ा है। साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर वो पहली बार देश की संसद में पहुंची थी। 540 सदस्यों वाली मौजूदा 17वीं लोकसभा में नवनीत राणा के अलावा 80 और महिला सांसद हैं, जो संसद में महिला सांसदों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। साल 1951 में 543 सदस्यों वाली देश की पहली लोकसभा में 24 महिला सांसद पहुंची थी, यानी महिलाओं का प्रतिनिधित्व 4.42% था। साल 2009 में 15वीं लोकसभा में पहली बार संसद में महिलाओं की संख्या दहाई आंकड़े तक पहुंची, यानी 560 सदस्यों वाली लोकसभा में 11.43%, यानी 64 महिला सांसद चुनी गई थी। 16वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 68 हुई और 2019 की 17वीं लोकसभा में कुछ और बढ़कर 81 हो गई, यानी मौजूदा लोकसभा में 15% महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। लोकसभा में महिला सांसदों का यह सबसे बड़ा नंबर है। इसी तरह आजादी के बाद पहली बार बनी जवाहरलाल नेहरू की सरकार में 20 कैबिनेट मंत्रियों में सिर्फ एक महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था। वहीं वर्तमान केंद्र सरकार में अभी तक की सबसे ज्यादा 11 महिला मंत्री हैं। बावजूद इसके राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व आज भी बेहद कम है। आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति और साफ हो जाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां करीब 47 करोड़ यानी 52% पुरुष मतदाता थे, वहीं करीब 44 करोड़ यानी 48% वोटर महिलाएं थीं। इस चुनाव में पुरुषों ने 67% मतदान किया, वहीं महिलाओं ने उनसे ज्यादा 67.18% मतदान किया था। इन आंकड़ों से जाहिर है कि राजनीति में महिला नेतृत्व का ग्राफ आज भी काफी नीचे है, जिसकी कई वजहें रही हैं, जिनमें से एक महिला आरक्षण बिल भी है, जो पिछले 25 साल से देश की संसद में अटका पड़ा है। पिछले कुछ सालों में राजनीति में महिलाओं का नेतृत्व बेहद तेजी से कम हुआ है। 10 साल पहले तक राज्यों में मायावती, राबड़ी देवी, महबूबा मुफ्ती,
शीला दीक्षित और जयललिता जैसे कई चेहरे नजर आते थे। वहीं संसद में भी महिला सांसदों और मंत्रियों की आवाज सुनाई पड़ती थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं का ये नेतृत्व कहीं खो गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को अगर छोड़ दें तो आज राज्यों में महिलाओं की लीडरशिप कहीं नजर नहीं आती है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि देश की राजनीति में महिलाओं के घटते राजनीतिक नेतृत्व के लिए कौन जिम्मेदार है? महिलाओं को कम आंकने की पुरुष मानसिकता, राजनीतिक दल या फिर खुद महिलाएं? देश की आजादी के बाद पिछले 75 सालों में संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 15% तक पहुंच सकी है। लेकिन अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर ने 2019 से 2020 के बीच जेंडर रोल को लेकर भारतीयों के दृष्टिकोण पर जो सर्वे किया है, इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। करीब 30,000 वयस्क लोगों पर किए गए इस सर्वे में आधे से ज्यादा भारतीयों यानी 55% का कहना है कि महिला और पुरुष सामान्य रूप से अच्छे राजनेता बन सकते हैं, जबकि 25% का मानना है कि पुरुष महिलाओं से बेहतर राजनेता बन सकते हैं। सर्वे में 14% लोगों का यह भी मानना है कि पुरुष के मुकाबले महिला अच्छी राजनेता बन सकती हैं। लेकिन पीयू के इस सर्वे के आंकड़ों के आईने में अगर हकीकत का चेहरा देखें तो उसका अक्स उल्टा नजर आता है। दरअसल चुनाव में महिलाओं को अक्सर जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार नहीं माना जाता है और इसीलिए राजनीतिक पार्टियां ज्यादा महिलाओं को टिकट देने से परहेज करती हैं। लेकिन जब कभी महिलाओं को मौका मिला है, उन्होंने खुद को साबित किया है और इसकी एक मिसाल बीजेपी नेता स्मृति ईरानी भी हैं। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, ये 4 लोग जिनमें से 3 भारत के प्रधानमंत्री रहे, अपनी एक लोकसभा क्षेत्र में ट्रेन की वो पटरी नहीं ला पाए और ट्रेन की पटरी का काम तब शुरू हुआ जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बने। स्मृति ईरानी 2019 में अमेठी में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में हरा चुकी हैं। महिला नेतृत्व का एक और अहम चेहरा निर्मला सीतारमण को भी साल 2014 में पहली बार केंद्र में मंत्री बनाया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश के राज्यों में महिला नेतृत्व का फिलहाल सबसे बड़ा चेहरा हैं। हालांकि राज्यों में कई और महिला नेता भी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। भोपाल की गोविंदपुरा सीट से बीजेपी की विधायक कृष्णा गौड़ के ससुर बाबूलाल गौड़ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बावजूद इसके उनके लिए राजनीति की राह आसान नहीं रही है। महिलाओं की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी आवश्यक ही नहीं बल्कि अपरिहार्य है। अब चूंकि हम सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की बात कर रहे हैं, तो सार्वजनिक जीवन के सारे क्षेत्रों में महिलाओं का अध्ययन, महिलाओं की समझ, महिलाओं का चिंतन होना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैंने पहले भी कहा कि समाज एक लाइन खींच देता है कि सिर्फ यही क्षेत्र ऐसे हैं जहां महिलाएं काम कर सकती हैं, इन क्षेत्रों में महिलाएं काम नहीं कर सकती। ये सोच बदलने की आवश्यकता है। महिला आरक्षण का मुद्दा काफी पुराना है। करीब 25 साल पहले महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने का मुद्दा उठा था। महिला आरक्षण बिल कई बार लोकसभा में पेश भी किया जा चुका है, लेकिन आम सहमति कभी नहीं बन पाई। महिला आरक्षण विधेयक की राह में कई तकनीकी परेशानियां भी हैं, क्योंकि ये संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक है। साल 1975 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थीं, तब टुवर्ड्स इक्वालिटी नाम की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति के अलावा उनके लिए आरक्षण की बात कही गई थी। पहली बार महिला आरक्षण विधेयक 1996 में HD देवेगौड़ा की सरकार ने संसद में पेश किया था, जो आज तक पास नहीं हो सका है। बिल के विरोधियों का कहना है कि इससे सिर्फ शहरी महिलाओं को फायदा होगा और इसीलिए इसमें दलित और OBC महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटे की मांग की गई। देश की संसद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने वाला यह बिल
2010 में राज्यसभा से पास भी हुआ, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियों के भारी विरोध के चलते लोकसभा में पास नहीं हो सका। उस समय केंद्र में कांग्रेस की गठबंधन सरकार थी, जिसके पास बहुमत नहीं था, लेकिन केंद्र में बहुमत वाली मोदी सरकार के बावजूद यह बिल आज भी पास नहीं हो सका है। ये शुरुआत की थी पार्लियामेंट से कि हम 33% रिजर्वेशन लाएंगे महिलाओं के लिए। मैं मानती हूं 24 साल के बाद हमें ये जो आंकड़ा है 50% कर देना चाहिए। जब हम 50% आबादी हैं तो 50% हमारा रिप्रेजेंटेशन क्यों ना हो। जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने महिला आरक्षण पंचायती राज में और नगरीय निकाय में लाके महिलाओं को अवसर दिया। सर, आज महिलाएं सभी जगह सशक्त हैं। मैं चाहती हूं सदन के माध्यम से आज विशेष दिवस के उपलक्ष्य में कि विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा में भी महिलाओं को आरक्षण मिले। चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों की नजरें महिला वोटों पर टिकी होती हैं। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल के घोषणा पत्र में महिलाओं से जुड़े मुद्दों को जगह भी दी जाती है। महिलाओं की जिंदगी खुशहाल बनाने के वादे भी किए जाते हैं, लेकिन इन वादों का हश्र क्या होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। अपने तमाम योगदान के बावजूद उन्हें बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर दिया जाता है। महिलाएं फिर भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, एक उम्र उसी घर को सजाने में बिताती है। महिलाओं का भी थोड़ा दोष तो है। अक्सर वो पार्टियों के घोषणा पत्र पढ़े बिना वोट देती हैं। यही वजह है कि ज्यादातर राजनीतिक दल घोषणा पत्र में किए अपने वादों को लेकर ज्यादा फिक्रमंद नजर नहीं आते। वो खूब जानते हैं कि वोट घोषणा पत्र के आधार पर नहीं मिलते। महिलाओं की राजनीति में बतौर वोटर भागीदारी तो बढ़ी है, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व के मोर्चे पर वो काफी पीछे हैं। पिछले करीब 35 साल के चुनावी आंकड़ों को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। साल 1980 से लेकर 2014 के बीच महिला मतदाताओं की संख्या में 15% का इजाफा हुआ है। 1980 में महिला वोटर्स की संख्या 51% थी, वहीं 2014 में बढ़कर 66% हो गई है। पिछले 57 सालों में महिलाओं के वोट प्रतिशत में भी करीब 19% का इजाफा हुआ है, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 4% बढ़ा है। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हुए राज्यों के चुनाव पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि महिलाएं एक निर्णायक वोट बैंक के रूप में उभर रही हैं। 2019 के झारखंड के चुनाव में 64% पुरुषों ने मतदान किया, वहीं 67% महिलाओं ने वोट डाला। 2020 के बिहार चुनाव में 54% पुरुषों ने मतदान किया, तो वहीं 59% महिलाओं का वोट पड़ा। इसी तरह 2021 के पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी 81% पुरुषों ने मतदान किया, तो वहीं 82% महिलाओं ने वोट डाला। इन आंकड़ों से यह साफ है कि महिलाएं पहले की तुलना में ज्यादा वोट कर रही हैं और पुरुषों के मुकाबले उनका वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा है। यही वजह है कि राजनीतिक दलों के लिए महिला वोट बैंक एक अहम मुद्दा साबित हो रहा है। जिन पार्टियों ने महिलाओं को ध्यान में रखकर योजनाएं चलाई या चुनावी वादे किए, उन्हें इसका चुनाव में फायदा भी मिला है। 2019 के आम चुनाव में 30% महिलाओं ने बीजेपी को वोट किया, वहीं यूपी के हाल के चुनाव में 46% महिलाओं ने बीजेपी को वोट देकर जिताया। पश्चिम बंगाल के 2021 के चुनाव में 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी को वोट दिया, वहीं दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 60% महिलाओं के वोट मिले। जाहिर है पिछले कुछ चुनावों में महिलाओं का वोट निर्णायक रहा है। यही वजह है कि चुनाव में राजनीतिक दल महिला वोटर्स को लुभाते नजर आए हैं, लेकिन चुनाव में महिलाओं को उम्मीदवार बनाने के सवाल पर कन्नी काट जाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 55 महिलाओं को टिकट दिए थे, जिनमें से 41 सीटों पर महिलाएं जीती। वहीं कांग्रेस ने 54 महिलाओं को टिकट दिया, जिनमें सिर्फ 4 जीती। बीएसपी ने 24 महिलाओं को मैदान में उतारा, जिनमें से 1 जीती, और तृणमूल कांग्रेस ने 23 महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा, जिनमें से 9 जीती। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 3 लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा रहा है।
2014 के लोकसभा चुनाव में महिला उम्मीदवारों का सक्सेस रेट 9% था, जबकि पुरुषों का 6% रहा। 17वीं लोकसभा में भी अभी तक की सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार जीतकर आई हैं। बावजूद इसके राजनीतिक दल महिलाओं को चुनाव में तरजीह नहीं देते हैं और यही वजह है कि सक्रिय राजनीति में महिलाएं कम आ पाती हैं। दुनिया में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत काफी पीछे खड़ा है। संसद और विधानसभा में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के मामले में 183 देशों की सूची में अफ्रीकी देश रवांडा नंबर 1 पर है और भारत काफी पीछे 134वें पायदान पर खड़ा है। और ये हाल तब है जबकि महिलाओं को सम्मान और समानता की विचारधारा हमारे देश में हमेशा से ही मजबूत रही है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 5वीं, 6ठी और 9वीं कैबिनेट में एक भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं थी। लेकिन केंद्र की मौजूदा सरकार में महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई है और मोदी सरकार में 11 महिलाएं मंत्री हैं। पिछले कुछ साल में संसद में महिलाओं का प्रतिशत भी बढ़ा है और मौजूदा लोकसभा में 15% महिला सांसद हैं। लेकिन दूसरे देशों की तुलना में ये अभी भी कम है। अफ्रीकी देश रवांडा में महिला सांसदों की संख्या 63%, दक्षिण अफ्रीका में 43%, ब्रिटेन में 32%, अमेरिका में 24%, बांग्लादेश में 21% और पाकिस्तान में भी 20% महिला सांसद हैं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की रिपोर्ट के मुताबिक संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में 193 देशों में भारत 148वें नंबर पर है। विश्व स्तर पर संसद में 22% महिलाओं की भागीदारी है, वहीं भारत का औसत सिर्फ 12% है। लेकिन देश के निचले राजनीतिक सिस्टम में महिला नेतृत्व तेजी से बढ़ा है। 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन के जरिए ग्राम पंचायतों में मुखिया के 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे। करीब 21 राज्यों ने पंचायतों में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए हैं, जिसके नतीजे भी देखने को मिले हैं। केंद्र सरकार ने 2017 में बताया कि देश की पंचायतों में करीब 1 लाख महिला सरपंच हैं और इनकी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनका नजरिया अलग होता है और इस नजरिए की समाज को जरूरत है। राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी समाज को ज्यादा संवेदनशील बनाती है और एक तरह से बराबरी भी कायम करती है। सही मायने में देश में लोकतंत्र भी तभी कायम हो सकता है जब समाज के हर तबके को बराबरी का मौका मिले, खास तौर पर महिलाओं को। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी और उनके नेतृत्व को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आइए इस बारे में विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए राजनीतिक दलों को महिलाओं को भागीदारी देने में। वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। यदि कश्मीर से 370 हटाने लायक जटिल बिल 35A जो लग रहा था नहीं पास होगा, वो यदि सत्ता पक्ष ने राज्यसभा से पास करते हुए लोकसभा में लाया तो फ्लोर मैनेजमेंट है। यदि आप 3 किसानों के बिल पास कर सकते हो जिसके लिए बहुत विरोध था, तो ये तमाम चीज़ें करने के बाद महिला रिजर्वेशन का बिल आप क्यों पास नहीं कर सकते? आप बिल्कुल पास कर सकते हैं। ये मौका देने की बात है और ये हमारे राजनीतिक दलों को भी देखना पड़ेगा कि उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उनके जो उच्च स्तर के पदाधिकारी हैं वहाँ पर महिलाओं की भागीदारी क्या है। अभी भी माना जाता है कि राजनीति महिलाओं के लिए एक मुश्किल काम है और जब तक आप उनको उच्च स्तर के नेतृत्व पर नहीं लाओगे तो उनके दावा भी उस तरीके से मजबूत नहीं होगा। तो ये मेरे ख्याल से इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को। उनको सोचना चाहिए कि समय बदल रहा है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में आज भी आधी आबादी को वो हक हासिल नहीं हो सका जिसकी वो हकदार है। देश की राजनीति में तो पुरुषों का दंभ इतना ज्यादा है कि वो महिलाओं के राजनीति में आने का न सिर्फ विरोध करते रहे हैं बल्कि महिला आरक्षण की राह में रोड़े भी अटकाते रहे हैं। चुनाव करीब आते ही राजनीतिक दल महिलाओं को लुभाने में जुट जाते हैं, लेकिन घोषणा पत्र में किए गए वादे तो बस वादे हैं, वो तो किए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। इंदिवर जी बहुत पहले लिख के चले गए, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।
शायद कभी तस्वीर बदले, शायद नारी को पूजने वाला हमारा देश नारी को नेतृत्व देना भी सीखे। अगले हफ्ते मैं फिर लौटूंगा भारत का युग लेकर। मनोज मुंतशिर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।